सम डेफिनेशंस रिलेटिंग टू मोशन। पुरानी वालियों से शुरू करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, काफी कुछ आप पहले से जानते हैं। डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्टेंस की डेफिनेशन है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशंस का डिफरेंस। इसका काम वेक्टर में बहुत आएगा। जब किसी दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताना होगा तो दोनों के पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिफरेंस कर देंगे, उन्हें आपस में घटा देंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है, वो पॉइंट ए से बी चला 9 मीटर, बी से सी चला 5 मीटर, सी से डी चला 4 मीटर, फिर उसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ गया 5 मीटर और चला गया। तो ए से बी सी डी ई इतना चला। तो डिस्टेंस अगर बतानी होगी यहाँ पे तो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस पूरा पाथ ए बी सी डी ई की लेंथ अगर हम लोग देख लेंगे तब कितना आ जाएगा बताओ भाई? 9 5 14 4 18 5 23 23 मीटर। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन वगैरह की चिंता नहीं करनी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा? कहेगा भाई इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन ई है। तो तुम क्या करो, बस ए से ई एक डायरेक्ट रास्ता बना दो, डायरेक्ट लाइन खींच दो। ये सब पता होगा आपको, जरूर 9th में किया होगा। अगर ये सब आता है तो जल्दी जल्दी वीडियो पार करिए, टाइम मत वेस्ट करिए। लेकिन नहीं आता है तो अच्छे से सीखिए। सबसे पहली बात तो मैं आपसे पूछूंगा कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, आप नीचे कमेंट्स में बताइए। वैसे थोड़ी देर बाद मैं बता ही दूंगा, लेकिन अपने आप बताइए, ठीक है? तुरंत कमेंट कर दीजिए धाड़। ए ई जो भी होगा वो मीटर में कैलकुलेट होगा, है ना? डायरेक्ट लेंथ हम लोग ये कैलकुलेट कर देंगे। तो क्या होता है, आप इस तरह याद कर सकते हैं, डिस्टेंस एज द चींटी एंट ट्रेवल्स। एंट ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो अपना रास्ता चेंज कर देती है, लेकिन अपना क्रो कौवा वो तो उड़ लेता है, तो वो सीधे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट है एज द क्रो फ्लाइज, ठीक है? एज द क्रो फ्लाइज। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट सेम चीज के लिए कम आता है। सेम पाथवे पर अगर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कम आता है। आप देखिए रेड वाला पाथ जो है छोटा है, ब्लैक वाला पाथ काफी बड़ा है, ठीक है? ये क्या है? एज द एंट क्रॉल्स, जैसे चींटी रेंगती है, ठीक है? वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। अच्छा, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं। यहां पे रेफरेंस पॉइंट वो है जो इनिशियली रहा है। तो यहां पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? ए हो गया। एक और बात, अगर ये बंदा यहां से ऐसे 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 जाता, फिर वापस आता, फिर पीछे चला जाता, तो पीछे चला जाता तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाता? नेगेटिव हो जाता। बट डिस्टेंस हमारा तब भी पॉजिटिव होता, ठीक है? तो डिस्टेंस में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, है ना? और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जानते हो यार? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को, एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर केवल, और यहां पे एग्जांपल, डिस्टेंस का एग्जांपल है 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। ऐसा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये 9 है और ये 3 है। कैसे 3? अरे यार 3 4 5 वाला ट्राइंगल है ना ये, तो ये वाला जो डॉटेड पाथ है जिसमें वो ट्रेवल नहीं किया है, ये वाला पाथ है 3। तो यार 9 3 12 हो गया, और 12 और 5 12, और 5 का भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो ये हो गया 13, ठीक है? बेसिक मैथ्स में मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया कि इतनी जल्दी 13 कैसे आ गया,
तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक बच्चे को एक्सप्लेन कर सकता हूं। ओके, तो ये आ गया 13 मीटर, तो हमारा एई कितना आया 13 मीटर। अब हम 13 मीटर पे ही नहीं रुक जाएंगे, हम देखेंगे इस जो चक्र है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को, इसको यहां फिट करेंगे। यहां फिट करेंगे तो ये कैसा दिखने लगेगा, ऐसा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब ईस्ट और साउथ के बीच में है तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी, साउथ ईस्ट। सो एई इज इक्वल टू 13 मीटर, ए यहां है, साउथ ईस्ट 13 मीटर साउथ ईस्ट, ठीक है। जब तक वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं तब तक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग कभी कोई बॉल को ऊपर फेंकें तो बॉल क्या करेगी, ऊपर जाकर वापस आ जाएगी। जब ऊपर जाकर वापस आ जाएगी तो उस केस में आप कहेंगे यार डिस्टेंस तो अच्छी खासी ट्रेवल की, ऐसे गई और वापस आ गई, है ना, एच डिस्टेंस गई फिर एच डिस्टेंस वापस आ गई, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 2h। लेकिन वापस आ जाने की वजह से फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं रह गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। बॉल ऊपर गई नीचे आ गई, डिस्टेंस हुआ 2h लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। एक चक्कर लगाकर एक रनर सर्कुलर पाथ में वापस आ गया तो उसका डिस्टेंस हुआ 2πr लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, है ना। यहां से गया चक्कर लगा के वापस आ गया तो डिस्टेंस हुआ 2πr और डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। इस तरह से आप हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कर सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के ही डायमेंशन L हैं और यूनिट मीटर है। स्पीड और वेलोसिटी, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं मोशन में, है ना। जैसे स्पीड की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, वेलोसिटी की डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। जब जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा बच्चों वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, जब जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी, है ना। आप वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वाला यहां भी लिख सकते हैं। और स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन LT-1, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड। ये है स्केलर और ये है वेक्टर, सब मालूम है, तो पढ़ चुके हैं आप लोग। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब कुछ और टर्म्स हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सब समझते हैं एक एक करके। जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये जो आदमी ऐसे जा रहा था, ये जो लड़का जा रहा था, ये क्या करता, 9 सेकंड लेता इधर जाने में, 5 सेकंड लेता इधर जाने में, और 4 सेकंड लेता इधर जाने में, 5 सेकंड लेता इधर जाने में। तो जितना डिस्टेंस है उसी प्रोपोर्शन में टाइम लेता जा रहा है। तो यहां पे अगर हम लोग केवल AB में इसकी स्पीड निकालें तो क्या हो जाएगा, 9 मीटर डिवाइडेड बाय 9 सेकंड यानी 1 मीटर पर सेकंड। यहां भी 1 मीटर पर सेकंड, यहां भी 1 मीटर पर सेकंड, और यहां भी 1 मीटर पर सेकंड। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। ये बंदा क्या कर रहा है, हमेशा 1 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है ना। जैसे कि यहां पे जब जब 1 मीटर चला होगा 1 सेकंड बीता होगा, 9 बार ऐसा हुआ, 9 सेकंड बीते, 9 मीटर हो गया। इस चीज को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। यहां पर बोलेंगे अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। समझे ना, 1 सेकंड बीता ज्यादा चल गया, अगला सेकंड बीता बहुत कम चला, उसके बाद एक और सेकंड बीता बहुत ज्यादा चल गया। तो
ऐसा मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, इसी को वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोगों को एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप करेंगे भी तो जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी वही एवरेज स्पीड भी होगी। जैसे यहां से लेके यहां तक पूरा आप देखें तो 9 5 14 4 18 5 23 23 मीटर चला 23 सेकंड में, यानी कि इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड और इसकी एवरेज स्पीड भी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। बट जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वैसी स्थिति में हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बना देते हैं। मान लीजिए यहां 9 सेकंड लिया और यहां पे 10 सेकंड ले लिया, ठीक है। यहां पे 4 सेकंड लिया, ठीक है, और यहां पे 20 सेकंड ले लिया। तो अब मैं एक सबसे अच्छा सवाल पूछना चाहूंगा कि 4 पोर्शन है, ए बी, बी सी, सी डी और डीई, सबसे स्लो कहां चल रहा है? तो देखो यहां पे स्पीड क्या हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, यहां पे 0.5 मीटर पर सेकंड, यहां पे 1 मीटर पर सेकंड, यहां पे 0.25 मीटर पर सेकंड, यानी कि सबसे स्लो वो यहां चल रहा है ना। और सबसे फास्ट तो कुछ नहीं बोल सकते, यहां पे भी 1 मीटर पर सेकंड है और यहां पे 1 मीटर पर सेकंड है, यहां पे 0.5 है ना। तो 1 मीटर पर सेकंड यहां पे भी है, 1 मीटर पर सेकंड यहां पे भी, तो इन दोनों जगह तो सेम स्पीड है। तो हाईएस्ट स्पीड 2 जगह है बट लोएस्ट स्पीड एक ही जगह है। तो ये जो मोशन हो गया, अब टाइम मैंने अगर चेंज कर दिया तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करें तो टोटल डिस्टेंस तो अपना कितना है 23 और 9 5 14 4 18 5 23, लेकिन टोटल टाइम है 10 9 19 4 23 और 23 डिवाइडेड बाई 20 40, 23 प्लस 20 43, यानी कि ये थोड़ा अजीब सा आ गया, कोई बात नहीं, 23 डिवाइडेड बाई 43 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये इसकी हो गई एवरेज स्पीड। अब इसी में अगर हम लोग इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें तो भाई, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, अलग अलग टाइम पर सेम टाइम पर अलग अलग डिस्टेंस चल रहा है या अलग अलग रास्तों में अलग अलग स्पीड है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस केस में आप अब ये वाला रास्ता देखेंगे, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ही देखेंगे, आप रेड रास्ते में डील करेंगे। अब तो यहां पर हो जाएगा, अगर मान लो हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलना गलत हो जाएगा, पूछो क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम ऐड नहीं करते, हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि भाई ये तो आप इतना मेहनत किए, कोई बात नहीं, नेट में आपने क्या अचीव किया, आप ए से ई तक ही पहुंच पाए। इसीलिए लाइफ में सक्सेस जो होती है वो डिस्टेंस से नहीं देखी जाती है, डिस्प्लेसमेंट से देखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां पे टोटल टाइम तो टोटल लिखेंगे भाई, टाइम तो ज्यादा लिया जा रहा है यहां पे, है ना। तो नेट में चल कितना पाए 13 मीटर और टाइम कितना ले लिए, गोले वाले जोड़ दो, 10 9 19 4 23 और 20 43। तो ये हो गया 13/43 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन हम लोग ने क्या देखी थी, साउथ ईस्ट, है ना। अच्छा, अब जिस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम देखें तो वहां पर हमेशा हर इंस्टेंट पे, हर पल पे हमें डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें एक ये इस तरह का मीटर टाइप का होता है, वो
ऐसे बताता रहता है, स्पीड जैसे बढ़ती जाती है तो इधर बढ़ता जाता है। आजकल डिजिटल भी आने लगा है। तो वो क्या बताता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है? कमेंट्स में बताइए, ठीक है। क्या वो हर समय डायरेक्शन बताता रहता है? हिंट यहां पर है। अच्छा, अब जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड होती वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हर इंस्टेंट पे स्पीड बताना, हर पल स्पीड में बताना, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल पे स्पीड बताना। आगे जाके कुछ हम लोग ऐसा करेंगे कि भाई अगर हमारा, इसी लेक्चर में करेंगे, अगर हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लगातार ऐसा बढ़ता जा रहा है, चलो डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, और टाइम ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट इसमें निकालने की कोशिश करेंगे। और ये टेंजेंट हमारा, मान लीजिए इधर हमने टेंजेंट बना दिया, तो ये टेंजेंट हमारा क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर ये डिस्टेंस होगा तो टेंजेंट बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो टेंजेंट बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक तो हम लोगों ने क्लास 9th वाला फॉर्मूला देख ही लिया था कि नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब थोड़ा 11th के हिसाब से समझते हैं। जैसे इनिशियल पोजीशन S1 थी, फाइनल पोजीशन S2 थी, यहां पे टाइम T1 था और यहां पे टाइम T2 था, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे V बार करके। कुछ लोग V AVG भी लिख देते हैं, मैं वैसे ही पसंद करता हूं। अब इसी चीज को अगर मान लीजिए कि ये जो S2 माइनस S1 हम इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम लोग लिख रहे हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसी चीज में हम लिमिट लगा दें अगर, तो V जो बन जाता है वो इंस्टेंटेनियस बन जाता है। क्या हो जाता है, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 ds डेल्टा s बाई डेल्टा t, तो हमारा V इंस्टेंटेनियस हो जाता है ds बाई dt, जहां पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ds बाई dt। अगर आपको कैलकुलस बिल्कुल नहीं आती तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी में हम फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम कर देते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। या अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हम लोग स्लोप निकालते हैं, ठीक है। टू बॉडीज ट्रेवलिंग विद सेम स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक बॉडी इधर जा रही है, एक बॉडी इधर जा रही है। इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दोनों की सेम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट, और इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। अगर हम इस तरफ वाले को नेगेटिव और इस तरफ वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी होगी -10 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी होगी +10 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा ये बात कि अगर दो बॉडी हैं जिनकी सेम स्पीड है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल।
तो अगर मान लीजिए कि कोई एक सिचुएशन थी, वेलोसिटी इनिशियल u थी, फाइनल v थी, और टाइम t1 था और टाइम t2 था, तो एक्सेलरेशन अगर a है तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। ये है एक्सेलरेशन निकालने का तरीका। एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसका जो डायमेंशन है वो lt माइनस 2 है, और इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सब आप जानते हैं। अगर सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, अगर वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाएं, हर एक सिचुएशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। हर एक सिचुएशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही हो तब भी एक्सेलरेटेड मोशन है। जैसे कि अगर एक सर्कल पे कोई पार्टिकल जा रहा है और वो क्या कर रहा है, 10 राउंड्स पर सेकंड कर रहा है, मतलब 1 सेकंड बीतता है 10 चक्कर लगा देता है, अगला सेकंड बीतता है फिर 10 चक्कर लगा देता है, फिर अगला सेकंड बीतता है 10 चक्कर लगा देता है। ऐसी सिचुएशन में ये यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रहा है, समझे, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो भले यहां पर स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। पूछो क्यों? अरे अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, इसलिए ये भी एक सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, अब ये सिचुएशन देखते हैं। ऐसा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, एक गाड़ी है, वो 0 मीटर से 10 मीटर आई 5 सेकंड में, फिर 20 मीटर अगले 5 सेकंड में, फिर 30 मीटर अगले 5 सेकंड। इक्वल डिस्टेंसेस आर बीइंग कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यानी कि ये कैसा चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अगर हमेशा इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो हमेशा कांस्टेंट डायरेक्शन है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड तो है ही, ये साथ ही साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। अब इधर आ जाओ, यहां पर एक नजर में आपको देख के लगेगा कि यार ये मतलब वेलोसिटी हमेशा चेंज हुई जा रही है, तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। देखो इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड थी, 0 से शुरू हुआ, चेंज हो गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन यार हम लोग तो एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं ना, यहां पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब आप मीटर पर सेकंड नहीं करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाएंगे। तो अब आप देखिए इस पूरे रास्ते में इसकी स्पीड कितनी हुई या वेलोसिटी कितनी हुई, 10 मीटर चला 5 सेकंड में, तो 2 मीटर पर सेकंड। इस रास्ते में भी 2 मीटर पर सेकंड, इस रास्ते में भी 2 मीटर पर सेकंड, हमेशा सेम वेलोसिटी है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन हो गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऊपर वाली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिचुएशन में वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो ये तो पक्का है कि ये एक्सेलरेशन है, लेकिन यूनिफॉर्म है कि नहीं है, इस बात की जांच करते हैं। देखिए 10 मीटर पर सेकंड पहुंच गया 0 मीटर पर सेकंड से, यानी कि 10 माइनस 0 5 सेकंड में ट्रेवल किया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड माइनस 10 आया, फिर से टाइम कितना लिया, 5 सेकंड। यहां पे भी 20 माइनस 10 हो गया 10 डिवाइड, मतलब चलो यार करके दिखा देते हैं, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये भी हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह
30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, ये भी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों ही सिचुएशन कैसी हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये भी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अरे हमेशा जीरो है तो भी तो यूनिफॉर्म है। तो अगर मैंने ये डायग्राम शुरू में मैं आपको दिखाता और कहता कि कौन सा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो ये आप बोलते बराबर बराबर है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये अलग अलग है तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन मैंने अलग अलग डिस्टेंसेस क्यों बनाई है, इसका भी कारण समझिए। यहां पे स्पीड्स जो हैं 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक ही जा रही है, वेलोसिटीज मान लीजिए। जब तक सेम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब तक सेम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके, तो अब यहां पे छोटी वेलोसिटीज हैं, सारी वेलोसिटीज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के ही बीच में होंगी, तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। हायर वेलोसिटीज हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अच्छी खासी वेलोसिटीज, तो ज्यादा डिस्टेंसेस ट्रेवल करेंगे। यहां पे और भी हायर वेलोसिटीज है तो और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो इसलिए जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो डिस्टेंसेस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगा। यहां चेंज इन वेलोसिटी देखो 10 है, यहां चेंज इन वेलोसिटी कितना है 10 है, यहां चेंज इन वेलोसिटी है 10 है। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस चलेंगी, डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस में अनइक्वल स्पीड्स होंगी, अनइक्वल वेलोसिटीज होंगी, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी होंगे। 10 10 10। तो ये रहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये रहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब थोड़ी जगह साफ करें। मान लीजिए टाइम t1 में इनिशियल वेलोसिटी थी u और टाइम t2 में फाइनल वेलोसिटी थी v, तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ये हम लोग जानते हैं। अब यहां पे दो सिचुएशन है, देखो इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, फाइनल वेलोसिटी v 16 है और फाइनल वेलोसिटी v यहां भी 16 है ना। लेकिन रास्ता दोनों का अलग अलग है। कैसा रास्ता? मतलब यहां पे वेलोसिटीज 0 4 8 12 कर 16 ऐसे करके पहुंची, यहां पे वेलोसिटी 0 1 4 9 16 ऐसे करके पहुंची। ध्यान से देखिए तो यहां पे वेलोसिटी टाइम t पे ऐसे डिपेंड कर रही है, v इज इक्वल टू 4t, और यहां पे वेलोसिटी टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रही है, v इज इक्वल टू t स्क्वायर। देख लो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका 4 गुना इसका 4 गुना इसका 4 गुना इसका 4 गुना और इसका 4 गुना। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इन्हें प्लॉट भी कर देते हैं, ठीक है ना। 0,0 अभी ब्लैक ग्राफ बन रहा है, 0,0 1,4 2,8 3,12 4,16 जोड़ दो। पहले से ही बना लिया मैंने, काला कर दो इनको। अब इधर पे लाल वाला देखिए 0,0 वो तो कोइंसाइड कर गया, फिर उसके बाद अरे लाल वाला काला ना दिखने लगे, फिर उसके बाद हम लोग इधर आ गए 1,1 पे, मतलब ये 4 है तो यार यहां कहीं 1 होगा ना। फिर उसके बाद 2,4 पे, फिर आ गए 3,9 में, फिर आ गए
4,16। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ की शक्ल सुधार देते हैं। इन दोनों केसेस में अगर हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तब तो हम इनिशियल 0 जानते हैं, फाइनल 16 जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम क्या है 4 माइनस 0 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन इधर भी और इधर भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बट हम एवरेज एक्सेलरेशन में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो हर पल एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। तो देखो यहां पर अगर आप देखो 4, सिर्फ इधर देखो 0 से 1 तक की यात्रा देखो तो 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। चलो कर लेते हैं, अगर आप भूल जा रहे हैं वर्बली तो 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 इन दोनों सिचुएशंस में कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। चलो इन दोनों सिचुएशंस में करें 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। 8 में 4 गया 4, 4/1 तब भी 4 आ रहा है, यहां पे भी 4 आएगा और यहां पे भी 4 आएगा। तो यानी कि इसका हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन 4 है और इसका एवरेज एक्सेलरेशन भी 4 है। और अब यहां पर हम इसे प्लॉट कर सकते हैं, यहां पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं। यहां देखिए इधर अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो ये 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 होगा, है ना। ऊपर जो लिख रहे हैं वो स्पीड लिख रहे हैं या वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इस वाले अंतराल में हमें मिल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। फिर यहां पे देखेंगे कि 4 माइनस 1 2 माइनस 1 तो यहां पे आ जा रहा है इस वाले अंतराल में 3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो अलग अलग एक्सेलरेशन आ रहा है, यहां पे देखेंगे तो और एक्सेलरेशन अलग आएगा। तो इधर आपका 4 आ गया कोई बात नहीं, लेकिन इधर हर बार हर मोमेंट, बल्कि बीच में अगर आप कोई बीच की वेलोसिटी ले लें तो वहां कुछ और आ जाएगा एक्सेलरेशन, है ना। तो इसलिए यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, टी स्क्वायर की जगह 2t आ जाएगा। यहां भी डिफरेंशिएशन काम करेगा, v डैश t जो होगा यहां हो जाएगा 4। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग ने किया तो 4 आ गया, बढ़िया से हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन भी टाइम डिपेंडेंट है, दैट इज इक्वल टू 2t, यानी 0 डालेंगे तब तो ये 0 ही आ जाएगा, रेड वाला पहला पॉइंट तो यहीं रहेगा, और अगर इसमें 1 डालेंगे तो ये सीधा 2 पे पहुंच जाएगा, यानी यहां ये 4 है ना, और अगर 2 डालेंगे तो यह पहुंच जाएगा यहां, यानी कि यहां एक्सेलरेशन जो है वो कम से शुरू हो रहा है और 4 को चीरते हुए हायर एक्सेलरेशन पे जा रहा है। तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ग्राफ में देख रहे हैं तो एक ही वैल्यू है 4 4 4 4 4। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली, बल्कि नॉन यूनिफॉर्मली कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब लगातार वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं हो रही है। यहां वेलोसिटी कैसी है 0 4 8 12 16 एपी में है, वेलोसिटी कैसी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। यहां वेलोसिटी कैसी है जीपी में है, और हमेशा कोई पैटर्न ना हो, अगर वेलोसिटीज एपी में है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटीज जीपी में है या एपी में नहीं है, सिर्फ ये बोल दे अगर वेलोसिटीज एपी में नहीं है तो एक्सेलरेशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात।
और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आपको समझ में आया होगा कि हाँ यार ये डिफरेंशिएट वगैरह कैलकुलस की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, 4t को डिफरेंशिएट किया 4 आया, t स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2t आया। एवरेज एक्सेलरेशन यहां पे भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और एवरेज एक्सेलरेशन यहां पे भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहां हर पल वेलोसिटी, यहां हर पल एक्सेलरेशन सेम रहेगा ब्लैक में, लेकिन यहां हर पल एक्सेलरेशन चेंज होता जाएगा। तो यहां पे कहीं पे भी किसी एक पॉइंट पे अगर हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट पे आने वाला एक्सेलरेशन होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तक पहुंचने का क्या तरीका है, ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग बोल रहे हैं ए इंस, यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसे अब हम लोग बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डीवी बाई dt। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि dv बाई dt क्या निकालता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप देखो इस ग्राफ में हम लोग जो 1 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये भी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। इतने पे एवरेज एक्सेलरेशन, इतने पे एवरेज एक्सेलरेशन, लेकिन कोई बोले नहीं नहीं हमें एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस पे टेंजेंट बनाते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं। उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो आपकी वेलोसिटी, वो मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बोलना चाहूंगा, इस वेलोसिटी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया जाए तो वो जो टेंजेंट का स्लोप होता है उस वेलोसिटी पॉइंट पर एक्सेलरेशन होता है, यानी उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन होता है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है, रेड वाले के हिसाब से ये पॉइंट है 2,4, ठीक है, तो 2,4 ये वेलोसिटी पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट बनाने का क्या तरीका होता है, आप इसे डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो अब 2,4 पर जब टेंजेंट बनाएंगे तो उसका स्लोप आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप ध्यान दो, इस पॉइंट को जानबूझ के मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि यहां पर टेंजेंट इसके पैरेलल आ जाएगा, और पैरेलल आ जाएगा तो इसकी स्लोप भी वही रहेगी और इसकी स्लोप भी वही रहेगी, इसीलिए ये पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस है। यहां पे दोनों ही एक्सेलरेशन कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप कैलकुलस के अलावा और किसी तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम लोग जो इधर इधर भी निकालेंगे वो एवरेज ही होगा। फिर कितना भी टाइम इंटरवल छोटा करते जाएंगे वो एवरेज ही होगा, फिर हमें कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए कैलकुलस क्या करती है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर देती है, यानी कि ये दो टाइम इंटरवल जो अभी 2 सेकंड के बीच में डेल्टा टी था उसे कम करते 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 हम लोग यहां ले आए और आपस में मिला दिए। इसी चीज को बोला जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब आपको लिमिट से डर नहीं लगेगा, इसलिए जब भी हम लोग किसी एक पॉइंट पे निकालने की कोशिश करें तो उस केस में कैसा हो जाएगा, बिना कैलकुलस के हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब आते हैं हम लोग रिटार्डेशन पे। डेफिनेशन पे जाएं तो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में कोई खास अंतर नहीं है, ये भी टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना। तो इस केस में अब हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई यहां पर लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां पे लगातार वेलोसिटी घट रही है। तो इधर हम लोग अगर मान लो बोलते हैं एक्सेलरेशन को A से और कुछ लोग रिटार्डेशन को बोलते हैं R से,
तो यहां फाइनल हमेशा v माइनस यू अपॉन टी ही करो, t2 माइनस t1 भी कर सकते हैं, यहां पे भी v माइनस यू अपॉन टी ही करो। देखो एक्सेलरेशन आ गया कितना, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 10 बाई 10, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन क्या हो गया, 10 माइनस 20, बाद वाले को ही पहले, मतलब ये ऐसे कर लो, इनिशियल फाइनल आपको समझ में आ जाए, 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया -2 माइनस, ये डिवाइड बाई 20 था, ठीक है, 10 माइनस 20 हो गया -10 डिवाइडेड बाई 20, r हो गया -0.5 या -1/2, जो भी कहना चाहे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्क देखो, ये सिचुएशन है एक्सेलरेशन, ये सिचुएशन है रिटार्डेशन। इसीलिए जो बच्चों की क्लास होती थी वहां पे बोल दिया जाता था, यानी 9th क्लास में, कि रिटार्डेशन इज द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, या नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। तो ठीक है, ये भी मानने में कोई बुराई नहीं है। आपको ये याद रखना है, एक्सेलरेशन के समय वेलोसिटी इंक्रीज होती है, आपको याद रखना है रिटार्डेशन के समय वेलोसिटी डिक्रीज होती है। एक्सेलरेशन में जो डेल्टा v है वो पॉजिटिव होता है, और रिटार्डेशन में डेल्टा v नेगेटिव होता है। यहां डेल्टा v क्या है, पॉजिटिव है, और यहां डेल्टा v क्या है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में रिपोर्ट की जाती है, रिटार्डेशन की वैल्यू नेगेटिव में रिपोर्ट की जाती है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात, प्रैक्टिकली अगर इसे समझना चाहें, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेटर दबाया जाता है, और रिटार्डेशन में क्या दबाया जाता है, ब्रेक दबाया जाता है। ये याद रखिए। और जरूर अगर आप मोटरसाइकिल चला लेते हैं या स्कूटी चला लेते हैं, तो उस केस में आपने एक्सेलरेटर और ब्रेक जरूर यूज किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना एक्सेलरेटर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, और बिना ब्रेक गाड़ी रुकेगी नहीं। और अब एक फाइनल समरी में बताना चाहूंगा कि हाँ, एक और बात, ये भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, और रिटार्डेशन भी वेक्टर है ना। ये मत सोचिएगा कि जैसे डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, और वेलोसिटी वेक्टर है, और स्पीड स्केलर है, तो उसी तरह एक्सेलरेशन वेक्टर है तो रिटार्डेशन स्केलर होगा, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जो है केवल साइन चेंजिंग की वजह से अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने ना होने का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन आर मच मोर क्लोजर टू ईच अदर, है ना। इन दोनों का अगर साइन को इग्नोर कर दें तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है। यहां डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, एक बार फिर से, वेक्टर वेक्टर, स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर।